हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी स्टार्ट किया है और हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 और आप लोग को पहले ही बता दिया था ये सब्जेक्ट आपका बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसको एकदम कहानी की तरह, जैसे मूवी नहीं देखा जाता है उस तरीके से आपको इस तरीके से समझाएंगे कि यहीं का यहीं आपको एकदम अच्छे से 100% याद हो जाएगा। तो बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को बस पूरा देखना है, जिससे आपका यहीं कहीं तैयार हो जाए और जो पीडीएफ आपको भेजूंगा एग्जाम के टाइम पर केवल एक बार देखना बस पड़े। बस यही आपको काम करना है। तो काम यही करना है कि लेक्चर को केवल पूरा जरूर देखें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 आपका है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम लोग को सिंपली प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होता है, इसमें डिजीज को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, इसमें बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ना है। जैसे कालरा हो गया, सार्स हो गया, इसको फुल फॉर्म भी आप लोग को बताएंगे, इबोला वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, लिम्फेटिक वायरसिस हो गया, निमोनिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर दिए गए हैं। इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 यहाँ से आपका लॉन्ग में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा और एक क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा। तो 7 से 10 नंबर आपका इस यूनिट से बनता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरल बातें करेंगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होता है, फिर कॉलरा डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर ARS के बारे में पूरा का पूरा बात जानेंगे। इबोला वायरस से अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है, दवाओं का निवारण। तो यहाँ पर इनके बारे में सिंपली आप लोग जान लीजिए प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होता है। नहीं तो यहाँ पर पहले आप लोग 1 से 2 लाइन समझ लीजिए, जो कि आसान भाषा में लिख दिया हूँ। आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको सिंपली लिख सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या होता है। प्रैक्टिस होता है टू प्रोमोट इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड टू इम्प्रूव द पेशेंट वेलबींग। इसका मतलब क्या होता है, पेशेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन एक प्रैक्टिस होता है जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं और उनको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ये हमारा होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। द गोल इज अल्टीमेटली प्रिवेंट डिजीज, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। इसका मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का मेन गोल यही होता है बीमारी को क्या करे, डिसेबल करे, बीमारी को क्या करे, घटाए। और जैसे पेशेंट का डेथ लेवल पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आने लगता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उनका जो रहता है वो मृत्यु के लेवल पे रहते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा दवाएं बनाया जाए कि वो भी घट जाए। ठीक, तो सिंपल मतलब क्या होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, प्रिवेंटिव मेडिसिन का मेन गोल यही होता है कि क्या करे, डिजीज को घटाए, डिसेबल करे बीमारियों को, और डेथ लेवल को भी क्या करे, कम करे, ठीक करे। यही होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो ये आप लोग 2 लाइन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो और लिखना चाहते हैं तो इसमें 1 से 2 लाइन ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो सिंपल बात ये हो गई। अगर हम बात करें कि प्रिवेंटेशन जो होता है, ये डिजीज कितने टाइप के होते हैं, बीमारियों को जो प्रिवेंट किया जाता है, बीमारियों का निवारण करने के लिए कितने टाइप होते हैं। जैसे बीमारी से बचना है हमें, तो कैसे बचना है, तो इनके कितने टाइप होते हैं, इनके बारे में लिखेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, दूसरा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, तीसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, चौथा हमारा होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। अब प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कैन बी डिस्क्राइब एक्टिंग ऑन द रिस्क फैक्टर, या फिर इसमें लिख सकते हैं कोष्टक में, इट कंसिस्ट ऑफ सेक्ट दैट प्रिवेंट द रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, बिहेवियर कंडीशन एंड लिविंग कल्चर हैबिट, फॉर एग्जांपल मेनी एडल्ट हेल्थ इश्यूज, ऑब्सेसिटी, हाइपरटेंशन। अब इसका मतलब समझ में आया आप लोग को। प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि हमें ऐसे जगहों पर नहीं जाना है, ऐसे चीज़ों को नहीं खाना है जिससे हमें बीमारी होता है, रिस्क फैक्टर से हमें बचना है। जैसे कि अभी कह दिया जाए कि गंदा पानी कहीं पे रखा हुआ है, उसको पी लेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगा, तो आप नहीं उठा करके पी लेंगे। कहीं पर इन्वायरमेंट खराब है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण है, उस इन्वायरमेंट वहाँ का खराब है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगा, तो वहाँ पर नहीं जाना है। वहाँ पर जाएंगे तो हमें बीमारी हो जाएगा। तो आपको उनके बारे में पता है, बस आपको उन चीज़ों से बचना है। वो हमारा होता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, कि ये काम करने से हमें बीमारी हो जाएगा, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे कि लोग अपने हेल्थ का केयर नहीं करते हैं, धीरे धीरे जब एडल्ट एज में आते हैं, एडल्ट हेल्थ पे आते हैं, तो ओबेसिटी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, हाइपरटेंशन का बीमारी बढ़ने लगता है, तो ये सारी चीज़ें होने लगता है। लेकिन अगर अपने हेल्थ का केयर करेंगे तो उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये हमारा जो चीज़ आएगा प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आएगा। मतलब हमें पता है किस चीज़ से बचना है, बस उनसे आपको बचाव करना है, रिस्क फैक्टर से आपको बचना है।
वो हमारा आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है ये जानिए। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है जैसे कोई बीमारी है, ठीक, अब वो बीमारी फैल रहा है, अब उस बीमारी को फैल रहा है तो बीमारी को होने से पहले उसको अगर रोक दिया जाता है, बीमारी होने से पहले अगर हम उसको रोक देते हैं तो वो हमारा आता है प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक, जैसे बीमारी कोई हो रहा है लोगों को तो उसको फैलने से पहले हम उसको रोक देते हैं तो वो हमारा आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है जैसे कोई बीमारी हमें हो गया, ठीक, अब बीमारी होने के बाद हम उसका इलाज करते हैं, ठीक, तो हम वो क्या होता है? वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। और टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होता है? टर्शियरी प्रिवेंशन का मतलब ये होता है जैसे कोई लाइफ टाइम बीमारी है, जैसे कोई पेशेंट मान लीजिए वो विकलांग है, ठीक, अब उसको बीमारी हो गया है, दोनों पैर उसके पास नहीं है, अब वो चलेगा फिरेगा कैसे? तो उसके लिए कुछ इलाज किया जाए, उसके लिए कोई चीज़ बनाया जाए जिससे वो चल फिर पाए, ठीक, तो वो हमारा होता है टर्शियरी प्रिवेंशन। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोग को। प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रिस्क फैक्टर से बचना है, जैसे कि इन्वायरमेंट कहीं पे खराब है, इकोनॉमिक सोशल बिहेवियर, ठीक, ये सारी चीज़ें अगर कहीं का खराब है तो वहाँ पे हमें नहीं जाना है। गंदा पानी रखा गया है उसको पी लेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाएगा। तो हमें जब पता है कि गंदा पानी पीने से तबीयत खराब हो जाएगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्यों पियेंगे? तो हमें रिस्क फैक्टर से बचना है, ठीक। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि जोखिम कारक, तो जोखिम कारक से हमें बचना है। और प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कोई बीमारी फैल रहा है, तो कोई बीमारी जैसे लोगों को हो रहा है तो उसको फैलने से रोकना, वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कोई बीमारी हमें हो गया है, अब होने के बाद हम उसका इलाज कर रहे हैं और इलाज हो गया तो वो हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। टर्शियरी प्रिवेंशन जो लाइफ टाइम उन्हें पहले से ही है प्रॉब्लम, ठीक, उन्हें पहले से वो प्रॉब्लम है, अब उसका इलाज अब किया जाएगा तो वो हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन हो गया। तो आई होप आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डिसेबिलिटीज के बारे में। अब ये क्या होता है डिसेबिलिटीज? इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज में बी डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन आप, या फिर कह सकते हैं लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन मैनर, या फिर कह सकते हैं विद इन द रेंज आप कंसीडर नॉर्मल फॉर द ह्यूमन बींग। सिंपली सा मतलब समझ लीजिए, डिसेबिलिटीज का मतलब होता है ह्यूमन बींग के लिए जो नॉर्मल काम होता है, अगर वो प्रॉपर रूप से कोई कार्य नहीं कर रहा है, प्रॉपर मैनर में कोई वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर पाता है, तो वो हमारा होता है डिसेबिलिटीज। जैसे मनुष्य का जो काम होता है वो प्रॉपर रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक, उसमें रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो वो हमारा डिसेबिलिटीज होगा। अब इम्पायरमेंट क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इम्पायरमेंट का मतलब होता है कोई भी बॉडी का पार्ट हमारा लॉस हो जाता है, जैसे एबनॉर्मलिटीज हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, दिमाग हमारा कमजोर है, फिजियोलॉजिकल हो गया है, फिजियोलॉजिकल में कोई प्रॉब्लम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन में कोई भी चीज़ की कमी अगर आता है तो वो हमारा होता है इम्पायरमेंट। अब बात अगर करें इन्फेक्टियस डिजीज का, तो इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है? सिंपल सा मतलब जान लीजिए, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण होता है ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, पैरासाइट हो गया, ये सारी चीज क्या होते हैं? इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं, जो कि क्या कारण होते हैं? इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इसीलिए इन्हें बहुत सारे एंटीबायोटिक बन गए हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? इन्फेक्टियस डिजीज को, बैक्टीरियल वायरस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको खत्म करता है, किल करता है, इसीलिए एंटीबायोटिक बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आसान भाषा में लिखना है, ठीक, समझ गए आप लोग? जो कि कहाँ पर रहते हैं? लिविंग ह्यूमन बॉडीज के, हमारे बॉडीज के अंदर में वो क्या करते हैं? रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गए, पैरासाइट हो गए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग डिजीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिजीज हम लोग को क्या पढ़ना है? कालरा के बारे में, ठीक, जिसे कोलेरा बोला जाता है, और सिंपल रूप से लोग क्या कहते हैं? कालरा हो गया है, कालरा हो गया है। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कि आखिर कालरा होता कैसे है, इनका मेन कारण क्या होता है, ये कैसे फैलता है, क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। आप लोगों को पता भी होगा इनके बारे में, अपने मम्मी से पूछना कि कालरा क्या होता है, घर पे पापा से पूछना, या फिर आप लोगों को भी पता होगा कालरा के बारे में, लोग जानते हैं पहले से भी इनके बारे में। कालरा नाम फेमस है, ये बीमारी बहुत ही फेमस है, इसके बारे में लोगों को पहले से ही पता है। तो देखिए पहली लाइन तो आपको समझाएंगे नहीं, पहले आपको लिखे हैं जो है यहाँ पर छोटा सा, पहले इसको बोल देते हैं, जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, फिर इसको आसान भाषा में समझाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया है कि कालरा इज एक्यूट डायरियल इलनेस काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विद द वाइब्रो कोलेरी बैक्टीरिया। पीपल कैन गेट सिक व्हेन दे swallow फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद द कोलेरा बैक्टीरिया। अब इसका मतलब क्या होता है? कालरा क्या होता है, कालरा कैसे होता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन लिखा गया है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कालरा वाइब्रो कैलोरी के साथ इंटेस्टाइन में होने वाली एक तीव्र संक्रमण का क्या होता है? डायरिया होता है, ठीक। अब देखिए डायरिया जब लोगों को हो जाता है, देखिए जो कालरा होता है, कालरा को होने से लोगों के अंदर डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। सिंपल सा मतलब समझिए, हैजा इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक, कालरा को हिंदी में हैजा बोला जाता है। कालरा कैसे होता है? जैसे यह बीमारी जो होता है, जैसे हमने दूषित भोजन खा लिया, दूषित पानी पी लिया,
तो इन चीज़ों की वजह से हमें ये बीमारी होता है कॉलरा। ठीक, और ये बीमारी ज़्यादातर कब देखा जाएगा? ये बीमारी ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में देखा जाता है। अगर आप लोग बोले तो आपको एग्जाम्पल भी बता दूं, आपका एग्जाम्पल दे दूं। जैसे कि गांव में आपके घरों में आसपास पे कहीं पे शादी रहता है, देखते हैं तो शादियों में जब खाना बनता है बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो लोग मिठाइयों को, खाना को रख रख के फ्रिज में 2 से 3 दिन 4 दिन तक खाते रहते हैं। मिठाइयाँ तो 10-10 15-15 दिन तक लोग खाते रहते हैं। तो वो जो हम लोग खाते हैं वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और उस चीज़ों को खाने से हमें क्या हो जाता है, कॉलरा हो जाता है। और कॉलरा को होने से हमारा क्या हो जाता है, पेट में डायरिया हो जाता है। ठीक, इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इंटेस्टाइन हमारा खराब होने लगता है और क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। हमारे पेट में भोजन पचता ही नहीं है, पेट एकदम खराब हो जाता है, डायरिया बहुत तेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का कारण क्या है, दूषित भोजन को ना खाएं, दूषित पानी को ना पिएं। केवल खाना और पानी ही नहीं, मिठाइयाँ भी इसमें आती हैं कि 15-15 दिन का, 20-20 दिन तक आप लोग रख के मिठाइयाँ खा रहे हैं, गुलाब जामुन बना हुआ है, खाते जा रहे हैं, लेकिन अगर वो खराब हो जाता है तो उसका ध्यान मत दें। भले ही महंगा है लेकिन उसको फेंक दें, क्योंकि हमारे शरीर से बढ़कर वो नहीं है। ठीक, तो यही कारण होता है कॉलरा का। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एपिडेमियोलॉजी क्या होता है इसका, तो एपिडेमियोलॉजी होता है, इसको बोलते हैं वीक कैलोरी होस्ट। किसको किसको हो सकता है ये बीमारी, कॉलरा होता है, किसको किसको हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, और अदर जो होते हैं उन्हें भी हो सकता है। अब मेल फीमेल में क्या बड़ों को होगा, बच्चों को नहीं होगा? क्या बच्चों को होगा, बड़ों को नहीं होगा? देखिए ये बात है, कॉलरा जो है बीमारी, ये बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। अगर बच्चा दूषित भोजन खाता है, दूषित पानी पीता है, तो बच्चे को भी हो जाएगा। बड़े आदमी खा रहे हैं, बूढ़े आदमी खा रहे हैं, तो उन्हें भी हो जाएगा। ये नहीं है कि बच्चे कुछ भी खा रहे हैं तो बच्चों को नहीं होगा, बड़े लोग खा रहे हैं तो उन्हें हो जाएगा, या फिर बड़े लोग खा रहे हैं उन्हें नहीं होगा, बच्चे खा रहे हैं उन्हें हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बीमारी सबके लिए बराबर है, सबको हो सकता है। बात करें इन्वायरमेंट में, जैसे वेजिटेबल हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, स्ट्रीट फूड हो गए, तो ये सारी चीज़ों से हो सकता है। अब इनके बारे में अगर डिटेल लिखना चाहते हो तो सिंपल लिख सकते हैं। एजेंट में द कैलोरी कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म इज ए वी कैलोरी। ठीक, किन की वजह से होता है, जैसे ये हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, वोमिटिंग होने लगता है, डायरिया हो जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर कम्युनिकेबिलिटी पीरियड डिपेंड होता है, ट्रीटमेंट टाइप आप कैरियर। ठीक, जैसे लोग इनके पास जाते हैं तो वोमिटिंग किसी को हो रहा है तो उसके पास जाएंगे तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगा। ठीक, तो किसी को वोमिटिंग हो रहा है तो थोड़ा सा दूरी बना करके या फिर अपने माउथ को कवर करके जाना चाहिए। होस्ट की बात करें तो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, कोई भी एज का रहे आदमी, हर एज में हो सकता है ये। तो ये चीज़ लिख सकते हैं आप लोग। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें, क्या क्या फैक्टर इनके होते हैं। इन्वायरमेंटल में फैक्टर में हमारा आता है पुअर इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, इन्फेक्टेड वाटर या फिर इन्फेक्टेड ड्रिंक। जब हम लोग क्या करते हैं, पुअर इन्वायरमेंट में, जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, साफ सफाई सही से नहीं है, वहाँ पे जा रहे हैं तो उनकी वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्टेड वाटर, इन्फेक्ट ड्रिंक, वाटर पी रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, तो अगर वो मान लीजिए दूषित है, सही नहीं है, इन्फेक्टेड है, ठीक, प्योर नहीं है, तो उसको पीते हैं तो भी हमें दिक्कत हो जाता है। इन्फेक्टेड वेजिटेबल अगर खाते हैं तो भी हो सकता है। लैक ऑफ एजुकेशन, नॉट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा सही नहीं है, तब भी हो सकता है। इनका पीरियड कितने दिनों तक ये होता है, 2 घंटे से लेकर के 5 दिनों तक ये रहता है। ठीक, फिर अपने आप भी ठीक हो जाता है। अगर बचाव नहीं करेंगे तो ठीक हो जाएगा फिर, लेकिन अगर आप लोग बचाव नहीं खाएंगे, खाते जा रहे हैं तो जल्दी नहीं ठीक होगा। ठीक, लेकिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये इतना माना गया है, 2 घंटे से लेकर के 5 दिनों तक ये रहता है। ठीक, ये बातें हो गई। अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांजिशन का, कि इसका ट्रांसमिशन जो होता है, इनके कौन कौन से मोड होते हैं, तो सिंपली जान लीजिए कि 2 होते हैं, कॉन्वलेसेंट कैरियर और दूसरा होता है क्रोनिक कैरियर। तो ये 2 बातें आप लोग लिख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एग्जाम में नहीं आए, लेकिन अगर आता है कि राइट दी मोड ऑफ ट्रांजिशन, तो ट्रांसमिशन, तो कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है, इनका मोड क्या होता है, तो ये 2 चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं इसमें। अब मान लीजिए कॉलरा डिजीज हमको हो गया है, तो इनका सिम्टम क्या क्या होता है, कैसा देखा जाता है, मतलब आपको हो गया है, आपको नहीं हुआ है, मान लीजिए किसी को हो गया है, तो क्या देखा जाता है, कॉलरा का पता कैसे चलता है। जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, वोमिटिंग होने लग गया, लॉस ऑफ स्किन हो गया, नाउजिया हो गया, मसल्स क्रैम्प हो गया, हाइपोटेंशन हो गए, कार्डियोवैस्कुलर शॉक्स हो गया, कंसंट्रेशन यूरिन हो गया। तो ये सारी चीज़ों का सिम्टम पूछते हैं ना, डॉक्टर क्या हुआ है आपको, तो आप बताते हैं, उसी से बीमारी का पता चलता है। तो ये चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कॉलरा बीमारी हुआ है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है इसका। तो पहला हमारा देखिए सिंपल रूप से लिख सकते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल जो होता है कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम पेशेंट, किसके द्वारा, 2 मेथड के द्वारा। स्टूल को कलेक्ट किया जाता है 2 मेथड के द्वारा। ठीक, डायरिया हो जाता है तो इसको कंट्रोल किया जाता है, इसमें स्टूल को कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से, पेशेंट के स्टूल को कलेक्ट किया जाता है 2 मेथड के द्वारा। अब कैसे किया जाता है, पहला हमारा होता है रबर कैथेटर, दूसरा हमारा रेक्टल स्वाब होता है। तो इसमें क्या होता है, रबर कैथेटर में
इसमें किया जाता है, सिंपली देख सकते हैं, रबर कैथेटर या फिर इसको बोला जाता है रोबिसन कैथेटर। इसका यूज किया जाता है, इसको इंसर्ट किया जाता है पेशेंट के ब्लैडर के अंदर और टू दी ड्रेन यूरिन। ठीक, यूरिन से क्या कर देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, निकाल देते हैं। रेक्टल स्वैब क्या होता है, इसमें कॉटन स्वैब को प्लेस किया जाता है किससे, रेक्टम से, एंड दी स्वैब रोटेट, और क्या करते हैं, स्वैब को घुमाते हैं, रोटेट जेंटली, इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं एंड रिमूव करते हैं। वाटर चेकिंग इज डन वी कैलोरी बाय द टेकिंग वाटर सैंपल। ठीक, तो ये कुछ मेथड होते हैं, 2 मेथड के द्वारा स्टूल को कलेक्ट किया जाता है। किससे, कौन कौन से 2 मेथड हैं, रबर कैथेटर एंड रेक्टल स्वैब। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके दोस्तों लिखना चाहते हैं तो बस इतना लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉलरा, मतलब कॉलरा हो गया है तो उसका निवारण किस तरीके से करें और उसको कंट्रोल किस तरीके से करें, इनके बारे में बात करना है। तो सबसे पहला हमारा होता है अर्ली डायग्नोसिस केस ऑफ कॉलरा, मतलब जल्दी से उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और दूसरा हमारा नोटिफिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हमको हो रहा है, ठीक, बुखार होने वाला है हमको, तो शरीर एकदम भारी होने लगता है, पहले ही भारी होने लगता है, तो भारी हो रहा है, हमें लग रहा है कि हाँ हमें ये बीमारी होने वाला है, तो नोटिफिकेशन तो हमें मिल गया। अब उसका इलाज करने के लिए हमें तुरंत मेडिसिन खा लेना चाहिए, या फिर कुछ भी जो करना चाहते हैं, जो बीमारी से बचाव है उसका करना चाहिए। फिर मेडिकल केयर, दवाओं का भी हेल्प लेना चाहिए। ठीक, मेडिकल का भी हेल्प लेना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, फिर दवा मिलता है, दवा को खाना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ों का हेल्प लेना चाहिए, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉलरा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कॉलरा में कौन कौन से एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। तो इनमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन 500 mg हो गया, थाइमेथ्रोपिरिन हो गया, ठीक, डॉक्सिसिलिन हो गया 300 mg का, ठीक, फ्यूराजोलिडिन हो गया 100 mg का। तो ये कुछ इनके एंटीबायोटिक होते हैं। अगर बात करें कॉलरा वैक्सीन जो दिया जाता है, इनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, इनका डोज क्या होता है, राउट क्या होता है, तो सिंपली बात करते हैं। अगर कोई बच्चा है 1 से 2 साल का है तो उसका पहला डोज जो दिया जाता है 0.5 ml तक का दिया जाता है। ठीक, पहला डोज। दूसरा डोज जो होता है वो 0.5 ml से होता है, जो कि पेरेंटल होता है। ठीक, 2 से 10 साल का अगर है व्यक्ति तो 0.3 ml दिया जाता है। दूसरा जो राउट होता है वो 0.3, ठीक, सब कॉन्टिन्यूसली मीडियम से दे सकते हैं इसको। अगर 10 साल से ज़्यादा का कोई व्यक्ति है, 10 साल से कितना भी ज़्यादा का हो, तो वो 0.2 ml तक इनका दिया जाता है पहला डोज, और दूसरा जो होता है इतना डोज दिया जाता है। ठीक, तो सिंपल आप लोग जान लीजिए, दी इंटरवल बिटवीन 2 डोज शुड हैव बीन बिटवीन 4 to 6 वीक। ठीक, मतलब 4 से 6 वीक के अंदर ये डोज दिया जाता है इनके बीच में, तो ये लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दूसरा बीमारी के बारे में, SARS। इसका मतलब क्या होता है, सर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या होता है, पहले तो डिफिनीशन जानिए। ए वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज काज्ड बाय दी COVID, कोरोना वायरस। ये क्या होता है, ये एक रिस्पायरेटरी वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, जो कि किसका कारण होता है, कोरोना वायरस का। रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन डिजीज। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो सिंपल आप लोग समझ गए ना, सांस लेने में दिक्कत होता है, क्या कारण होता है, COVID, मतलब कोरोना वायरस का बहुत सारा क्या है, बहुत सारे डिजीज हैं, जो कि अब की बार आया है कोरोना वायरस। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी लेकर के आया है, इसमें तो कितना सारे लोगों का मृत्यु हो गया, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसमें कारण क्या होता है, कोरोना वायरस जो हमारा होता है ये वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, जिसमें लोगों को सांस लेने में ही दिक्कत हो जाता है। रेस्पिरेटरी का मतलब समझ ही रहे हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो क्या होता है, ये होता है वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज, इसका कारण क्या होता है, कोरोना वायरस। एक पॉइंट लिख लें आप लोग, सिंपल एक पॉइंट इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं, इट इज ए डिसऑर्डर दैट इज ए कम्युनिकेबल। ये बीमारी जिसको हो जाता है तो उनके अगर पास कोई व्यक्ति जाता है तो उन्हें भी वो बीमारी हो जाता है। इसीलिए ना कोरोना वायरस किसी को जब हो जाता था तो क्या करते थे, उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता था और मास्क वास्क लगा करके उनसे बचाव करके ही उनके पास जाया जाता था और खाना पानी दिया जाता था। अब किसी व्यक्ति को जब ये बीमारी हो जाता है तो क्या क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें देखा जाता है, हाई फीवर हो जाता है, ड्राई कफ निकलता है, शरीर में दर्द होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग डिटेल किए होंगे जब कोरोना वायरस चल रहा था, लोगों को वैसे ही इसके बारे में पता चल गया। ये जो बीमारी है ये ट्रैक किया गया था, कब ट्रैक किया गया था, ये ट्रैक किया गया था हेल्थ केयर वर्कर जो कि चाइना का था, 2002 में ही इसको ट्रैक कर दिया था और चाइना वालों के द्वारा ही ये फिर से ब्लास्ट हुआ था। और क्या हुआ था, ये इतना कोरोना वायरस का महामारी फैला था। अब ये हमें नहीं पता है किसके द्वारा हुआ था, लेकिन ट्रैक कौन किया था ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, 2002 में ही ट्रैक किया गया था चाइना के हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा। कब किया गया था, 2002 में। एंड इन 2003 में क्या हुआ था, WHO ने रजिस्टर किया था कि 8,422 केसेस से अधिक लोगों को ये केस पाया गया था 30 कंट्री में, 30 से ज़्यादा देशों में इतने सारे केस मिले थे कोरोना वायरस के। और इस बार इस तरीके से कोरोना वायरस आया कि कितना ज़्यादा लोग बीमार हुए, कितना ज़्यादा अपने भारत में ही लोग मरे।
ठीक, तो इतना ज़्यादा केस बढ़ गया था कोरोना वायरस का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है, लिख सकते हैं। सार की बात करें तो आसान भाषा में इसको भी लिख सकते हैं। अगर बात करें एपिडेमाइकोलॉजी के बारे में तो क्या होता है, ये जो एजेंट होते हैं कोरोना वायरस के एजेंट होते हैं। होस्ट की बात करें तो ये मनुष्यों को भी हो रहा था, एनिमल को भी हो रहा था। सबसे पहले ये कोरोना वायरस यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुआ तो पहले एनिमल में देखा गया था, फिर धीरे धीरे करके ह्यूमंस में होने लग गया। ठीक, तो ये हो गया। ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये ह्यूमन में भी हो सकता है और एनिमल में भी हो सकता है, दोनों के लिए है होस्ट। ठीक, इन्वायरमेंट की बात करें, रास्ते में देखिए इसीलिए ना लॉकडाउन लग गया था, सब लोग घर में रहते थे तो ट्रेवलिंग करते समय भी दिक्कत होता था। ट्रेवलिंग करते समय भी ये बीमारी हो सकता है, क्लाइमेट में भी हो सकता है, हेल्थ सर्विस में भी हो सकता है। ठीक, तो इनके बारे में अगर डिटेल लिखना चाहते हैं तो वही सारी चीज़ें जैसे एजेंट में लिख सकते हैं, होस्ट फैक्टर में ह्यूमन एंड एनिमल में दोनों में भी हो सकता है। ठीक, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो रास्ते में चल रहे हैं तब भी हो सकता है, ट्रेवलिंग कर रहे हैं हो सकता है, क्लाइमेट में, हेल्थ केयर में, ये सारी चीज़ों में हो सकता है। इतनी बातें आप लोग लिख लेंगे। अब बात करते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इनका पीरियड कितने दिन तक रहता है, ये जो देखा जाता है 2 से 7 दिनों तक इनका रहता है। कालरा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, कालरा का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है आपको बताया है ना, ये कितने दिन तक, 2 घंटे से लेकर के 2 हावर से लेकर के 5 डेज तक रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर कोई पूछता है इंक्यूबेशन पीरियड कालरा का कितना है तो 2 घंटे से लेकर के 5 दिनों तक रहता है कालरा का इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो हो गया हमारा SARS सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में, तो ये 2 से 7 दिन तक रहता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को हुआ है दूसरे के कांटेक्ट में गया तो उनको भी हो जाता है। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट के द्वारा हो सकता है, कंटामिनेटेड या फिर इन्फेक्टेड फिंगर के द्वारा, हाथ भी नहीं मिलाना था उस समय पे, किसी से हाथ अगर टच हो जाता था तब भी हो जाता। इन्फेक्टेड डिस्चार्ज हो गया, कंटामिनेटेड डेड ऑब्जेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ट्रांसमिशन जान ही रहे हैं कि इन सभी चीज़ों की वजह से हो सकता है। सिम्टम की बात करें तो कौन कौन से सिम्टम, जैसे किसी को हो गया है तो कौन कौन से लक्षण देखे जाते थे, तो जान ही रहे हैं आप लोग। कफ हो जाता था, ब्रीथ शार्टनेस हो जाता था, ठीक, तो रनिंग नोज बहुत ज़्यादा बढ़ता था, हेडेक सर बहुत भारी हो जाता था, फीवर हो जाता था, डायरिया हो जाता था, ठीक, हेडेक होने लगता था, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता था, फीवर हो जाता था, माइल्डिया हो जाता था। तो ये इनके लक्षण हैं, ये इनके लक्षण, यही सब लक्षण देखे जाते थे, लोगों को पता तुरंत चल जाता था कि हाँ कोरोना वायरस हुआ है। समझ गए आप लोग, तो ये कुछ लक्षण हैं इनके। तो अभी तक जो हम लोगों ने बताया है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में, तो हमने पहले डिफिनीशन जाना, फिर इनका सार जाना कि मतलब क्या इनके सार हैं, एपिडेमाइकोलॉजी में देख लिया, एजेंट फैक्टर देख लिया, इसमें थोड़ा डिटेलिंग भी कर लिया, फिर उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका, कैसे लोगों में फैलता है, इनके सिम्टम कैसे होते हैं, मतलब जैसे किसी को हो गया है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, ये बातें हो गई। अब लेबोरेटरी में डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है ये लिखना चाहते हैं आप लोग तो वीडियो को रोक करके लिख लेना, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकना। और किस तरीके से इसका निवारण किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो ये 2 पेज में है, इसको आप लोग को भेज दूंगा, आप लोग थ्योरी पार्ट है इसको पढ़ लेना। ये हो गया, और थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आप लोग इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पूरा जनरल बातें कर लिया और 2 बीमारियों के बारे में जान लिया, कालरा एंड सार्स के बारे में। इबोला वायरस से अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।